चलो, हम लोग इसके पहले चैप्टर 16 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हमें पढ़ना है चैप्टर 17, है ना, 17 चैप्टर। नाम है आम्र पक्व ऐसड़ी अध्याय, है ना। स्क्रीन पे दिख रहा होगा तुम लोगों को, आम्र पक्व ऐसड़ी अध्याय दिख रहा है जी बॉस। और किताब देखते रहो, है ना। तुम लोग किताब सामने रखो, स्क्रीन पे भी देखते रहो। कुछ पॉइंट होते हैं जो कि बहुत जल्दी होते हैं ना। तो श्लोक नंबर 1 में देखो लिखा है, क्या लिखा है कि आम पक्व ऐसी अथा, मतलब कि अब इसके बाद आम पक्व ऐसी अध्याय की व्याख्या किया जाएगा, ऐसा भगवान धर्मजय ने कहा। ठीक है, तो श्लोक नंबर 1 और 2, फिर उसी में विमर्श लिखा होगा। विमर्श में एक शब्द तुम लोग ध्यान रखो, यहाँ पे जो आम है वो आम शब्द से आम और पच्यमान, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया होगा, पच्यमान दोनों का ग्रहण होता है आम से, है ना। और फिर इसमें और भी चीजें लिखी हैं कि आगे चलकर चैप्टर है उसमें हम लोग और एक्सप्लेन करेंगे, पर हमें यहाँ पे देखना है श्लोक नंबर 3 देख रहे होगे, सोफ समुत्थान है ये, है ना। थोड़ा सा गड़बड़ लिख गया है, किताब में देखो सोफ समुत्थान लिखा है ना। ग्रंथि विद्रधि अलचि प्रवृत्ति प्रायेण व्याधियो अभिहिता अनेका आकृतियां तैर विलक्षण पृथु ग्रथित संविषम मांस स्थायी दो संघात शरीर एक देश उत्थित सोफ इत्युच्यते, है ना। शरीर एक देश, अब देखो लिखा हुआ है कि ग्रंथि, है ना, ग्रंथि वित्रधि अलजी प्रावृत अनेक रूप की व्याधियां प्राय सोच युक्त होती है ना। लिखा है ना सोफ समुत्थान, श्लोक में देखो सोफ समुत्थान क्या क्या चीज होती है, कौन कौन से रोग सोफ समुत्थान होते हैं जिसमें सोफ होते हैं। देखो श्लोक में लिखा है ग्रंथि वित्रधि अलजी आदि, प्रवृत्ति मतलब आदि, इत्यादि। आदि अनेक, ठीक है। प्रायेण व्याधि और अभिता अनेक आकृति तैर लक्षण, और उनके लक्षण क्या है, तैर लक्षण क्या है, पृथु होंगे, ग्रथित होंगे, सम विषम होंगे, या त्वचा मांस अस्थायी। तो त्वचा और मांस में क्या होता है, आदि धातुओं का आश्रय लेके या उसी में होता है, त्वचा और मांस का आश्रय लेके होता है। जो शरीर के किसी एक देश से उत्पन्न होता है उसे सोफ कहते हैं। तो सोफ किसे कहते हैं, इसमें एक पॉइंट लिखा होगा, क्या लिखा है अगर ध्यान से देखो तो तुम लोगों को स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा, है ना। इसमें लिखा है कि अगर मैं इसकी बात करूं, हाँ, तो शायद लेजर पॉइंट, ये देखो ये लिखा है सोफ समुद्र शरीर एक देश सोफ उत्थिता, सोफ इत्युच्यते, यानी जो शरीर के किसी एक देश में उत्पन्न हो उसे सोफ कहते हैं। आगे देखते हैं श्लोक नंबर 4, श्लोक नंबर 4 में देखते, 4 में क्या है, ये जो सोफ है ये षड्विधम, ये जो सोफ है ये 6 प्रकार का होता है, षड्विधो, वात पित्त कफ और सुड़ित, सन्निपात और आगन। ये याद होना चाहिए कि सुश्रुत ने सोफ जो है कितने माने, है ना। सुश्रुत ने सोफ कितने माने, षड्विधो, यहाँ देखो लिखा, ये क्या लिखा है, षड्विधो, वात पित्त कफ सोड़ित और सन्निपात और फिर आगंतुक, तो 6 हो गए कि नहीं। अब कह रहा है कि अब उनके लक्षण जो है, हाँ, उन 6 लिखा है, तस्य दोष व्यंजन लक्षणानि व्याख्यान। अब उनके दोष रूप या व्यंजन, क्योंकि व्यंजन किसका पर्याय है,
लक्षण का बॉस। लक्षण का हाँ, तो व्यंजन लक्षणानि व्याख्यान, तो इसके लक्षणों की व्याख्या जो है अब हम करेंगे। तो करते हैं व्याख्या। देखो लिखा तत्र, तत्र वात सोफो। अब वातज की बात, पीछे हमने क्या किया, वातज पित्तज कफज और रक्तज, याद रखना, वातज पित्तज कफज रक्तज और संधिपातज और साथ में आगम। ठीक, अगर यहीं पे हम बात करें, यहाँ पे जो 6 इन्होंने माने हैं, वो अगर बात करें कि चरक का, तो चरक में सोच 3 प्रकार के माने हैं। हालांकि एक चैप्टर उन्होंने चरक में है सोच के समान, सोच नाम से है कि नहीं? हाँ, चरक में है बॉस। एक चैप्टर है एक देशीय सोच के नाम से है शायद, कुछ ऐसा करके, या जी बॉस। जी बॉस है। चैप्टर तो नहीं बॉस, उसमें टॉपिक चैप्टर नहीं है, उसमें एक देशी सोच 19 प्रकार का माना है ना। उसमें सोच उपजीविका वगैरह, हाँ, गलगंड उपजीविका, हाँ उसमें सब वर्णन। चैप्टर नंबर कौन सा है? 17 में है 17, हाँ 17 17 या 18 में। 18 में है। हाँ, आ तो रहा है। सोच 3 प्रकार का उन्होंने माना। पहले तो वातज पित्तज कफज माना, फिर एक देशी सोच माने हैं, कुल 19 प्रकार के माने हैं। ठीक है, तो अगर अब सुश्रुत की बात करें, तो सुश्रुत कह रहे हैं कि सोफ या अवयव समुक्त सोफ 6 प्रकार का है ना। सोफ या अवयव समुक्त सोफ, ये क्या है, वही तस्य षड विधो, यही 6 है ना, वातज पित्तज कफज संधिपातज और आगम। ये कह रहे हैं कि अब इसके आगे हम जो है व्याख्या करेंगे, वातज की क्या है, पित्तज की क्या है ना, कफज की क्या है। ठीक, अच्छा, अब वातज में देखते हैं। वातज में क्या है, अरुण, कृष्ण, परुष, मृदु। अब ध्यान रखो थोड़ा सा, मृदु शब्द आया, मृदु शब्द से कभी कफ में मत चले जाना। यहाँ देखो या वातज में है मृदु शब्द, या पित्त में मत चले जाना, है ना। ये शब्द याद रखना, मृदु, मृदु किसमें है, वातज में है फिलहाल अभी। वातज। आगे कहीं, हाँ आगे कहीं आएगा तो फिर बताएंगे। तो मृदु, और दूसरा शब्द है अनअवस्थित। अनअवस्थित का मतलब एक जगह नहीं रहता, थोड़ा इधर उधर या घटता बढ़ता रहता है, अनअवस्थित है ना, अनअवस्थित। तोदा, तोद होगा उसमें, और ये इस तरह की वेदना उसमें उत्पन्न होगी। तो बेसिकली 2 शब्द आपको देखिए, अरुण, अरुण पकड़ लेंगे आप, कृष्ण ये भी वातज में होता है, काला वाला, और परुष कठिन टाइप का, ये भी, पर कठिन के साथ मृदु भी है। मृदु अनअवस्थित, ये शब्द पूरा एकदम बांध के रखो, मृदु अनअवस्थित है ना। मृदु होता है और अनावस्थित होता है, यानी कभी घटता है कभी बढ़ता है, एक समान नहीं रहता, स्थित नहीं रहता, अनावस्थित रहता, अस्थिर टाइप का। वेदना विशेष भवंती, इस तरह की वेदना विशेष रूप से होती है, किसमें, वातज में। फिर उसके बाद कहता है कि पित्त सोफ पीतो, पित्त जो सोफ है वो पीले रंग का होगा। मृदु, ये भी मृदु होगा। अब याद रखना, मृदु किसमें है, वातज में है और हाथ में और पित्त में। हाँ। फिर लिखा है सरक्तो, भाई पित्त है तो रक्त हो सकता है, क्योंकि पित्त और रक्त के लक्षण समान कई बार बताए गए। तो सरक्तो, वह, और सबसे इम्पोर्टेंट शीघ्र अनुसारी, ये शब्द पूछा जाता है। और ओस चोस पित्त का अपना विशेष लक्षण है, तो ये तुम अपना आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कि पकड़ सकते हो कि ओस चोस ये तो पित्तज में है, पर ये शब्द जरूर पकड़ना, शीघ्र अनुसारी। शीघ्र अनुसारी किस, कौन सा होगा, पित्तज, पित्तज सोफ जो है शीघ्र अनुसारी होगा। फिर कफज की बात करते हैं। कफज पांडु होगा, शुक्ल होगा, कठिन होगा, ये भी पकड़ लोगे, ठीक है, कठिन होगा, है ना। वहां परुष होगा, है ना, परुष का भी एक तरह से हार्ड मतलब है, और यहाँ कठिन होगा। और फिर शीत निगदो मंद अनुसारी। अभी क्वेश्चन पूछा था शीघ्र अनुसारी, शीघ्र अनुसारी पित्तज में है, यहाँ है मंद अनुसारी। देख रहे हो पॉइंट, देखना, यहाँ मंद अनुसारी, ठीक है। फिर कंडू,
कंडू वंडू सब होगा, ये सब पकड़ लोगे। तो पहले में तुम्हें पकड़ना है वा सोफों में मृदु अनावस्थित, है ना, शब्द पकड़ना मृदु अनावस्थित। कौन सा? वातज सोफ। पित्तज में आप सरक्त भी ध्यान रखेंगे और शीघ्र अनुसारी। फिर कफज में पांडु शुक्ल कठिन तो है मंद अनुसारी, है ना, तो कंडू और इस तरह की। फिर सर्व में सर्व वर्ण वेदना, सर्व वर्ण वेदना, इसमें सन्निपातज में सर्व वर्ण वेदना होती। फिर देखो कह रहा है कि पित्त शोणित अति कृष्ण, है ना, तो कह रहा है पित्त शोणित अति कृष्ण। ये याद रखना कि पित्त और रक्तज, है ना, पित्तज और रक्तज। फिर पिछली बार भी मैंने बताया था कि अगर पित्त और रक्त दो दोष है तो वो सब लगभग पित्त के समान होगा। साथ में और क्या आ जाएगा? एक शब्द अति कृष्ण, अति कृष्ण, है ना। तो ये कह रहा पित्तज रक्तज वाला जो होगा वो अति कृष्ण होगा। लेकिन अब इसमें इन्होंने एक अलग से बता दिया, पर यह याद रखना, देखो वातज ऊपर हो गया, पित्तज हो गया, फिर कफज हो गया, फिर सन्निपातज। अब हम फिर क्या था? रक्तज, है ना, रक्तज था। तो रक्तज वही कह रहे हैं पित्तवद, यहाँ ध्यान रखना, पित्तवद शोणित। याद रखो, श्लोक देखो, श्लोक में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जी बॉस। पित्तवद शोणित, हाँ, इसको अगर एक्सप्लेन करोगे, संधि विच्छेद करोगे, पित्तवद शोणित, है ना। वातज ऊपर पढ़ लिए, पित्तज नीचे पढ़ लिए, फिर कफज पढ़ लिए, फिर सन्निपातज हो गया। अब रक्तज बचा, तो रक्तज के लिए ये शब्द देखो एकदम ध्यान से ये पढ़ना, जो देखो स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं। पित्तवद शोणित है यह, यानी पित्त के समान कौन सा वाला होगा? शोणित, यानी रक्तज जो होगा वो पित्त के समान लक्षण वाला होगा। और लेकिन साथ में और क्या होगा? अति कृष्ण। याद रखना, है ना। 6 थे, वातज हो गया, पित्तज हो गया, कफज हो गया, सन्निपातज हो गया, अब यहाँ रक्तज हो गया। ठीक है, अब देखो नीचे सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखो पित्त रक्त लक्षण, पित्त रक्त लक्षण वाला कौन होगा? आगंतुक। ऊपर कौन सा 6 पढ़े थे? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज और आगंतुक। तो अब ये आगंतुक के लिए कह रहा पित्त रक्त लक्षण वाला जो होगा सो वो आगंतुक वाला जो सूप होगा वो पित्त रक्त के समान होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात, लोहित और भास, ये सब इतना इम्पोर्टेंट है, इतनी बार पूछा गया एग्जाम में कि लोहित और भास कौन सा सूप या किस सूप के लक्षण, याद रहेगा। या देखो अब क्वेश्चन बताओ, आगंतुज जो सूप है वो किस दोष के समान होगा? पित्त और रक्त के लक्षणों के समान होगा, पर उसका एक अपना भी कैरेक्टर होगा। कैसा? लोहित आभास। ठीक है, तो लोहित आभास। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब कह रहा है कि ये तो हो गया 6, वो बता दिए उन्होंने, 6 बता दिए उधर। अब देखो फिर कह रहा है कि 3 और इधर यहाँ बताएं। कौन सा? स यदा वाह अभ्यंतर, 2 पहले ये यहाँ बताएंगे, अब इसके बाद वाय और अभ्यंतर। स यदा, श्लोक नंबर 6 देख रहे हो? 6 है ये, श्लोक नंबर 6 है। स यदा वाय अभ्यंतर क्रिया विशेष संभावित प्रश्नायित क्रिया विपर्याद बहुत्वाद दोषाणाम तथा पाको अभिमुखो भवति तस्मास्य पश्चिमानम पक्वस्य लक्षणम। क्या लिखा है कि जब सोफ विपरीत क्रियाओं से या दोषों की शक्ति अधिक होने से वाय, यानी वाय हो गया, और आभ्यंतर क्रिया विशेषताओं के करने से भी शांत नहीं होता तो वह पकने लगता है। क्या लिखा है? स यदा वाय अभ्यंतर क्रिया, वाय और अभ्यंतर क्रिया विशेष से क्या लिखा है? परस्मयितु, है ना, संभावित परस्मयितु क्रिया विपर्या
यानी उसकी क्रिया जो हम कर रहे हैं वाय अभ्यंतर की, पर उससे शांत नहीं हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में पाक अभिमुखो लिखा है, पाक जी बॉस। अभिमुखो भवती, यानी उसमें पाक होने लगता है। अब जब पाक होने लगता है तो फिर 3 लक्षण कौन कौन से आते हैं? या तो देखो तस्य, तस्य श्लोक देखो, पाक अभिमुखो भवंती के बाद यहाँ शब्द देखो ये लिखा है तस्य, तस्य के बाद लिखा है आम, तो ये आम होगा, या तो आम बन जाएगा। फिर लिखा है पच्यमान, या तो पच्यमान। फिर लिखा है पक्व, या तो पक्व के लक्षण। समझ में आ गई बात? तो अब फिर कितने भाग में बांट दिया? कह रहे हैं कि वो जो मतलब 6 हैं उनके वाय अभ्यंतर क्रिया हम कर रहे हैं, तो लेकिन वो शांत नहीं हो रहा है, वो पकने लगते हैं। तो पकने लगते हैं तो 3 कंडीशन उत्पन्न होती है, या तो आम रूप में होंगे, या पक्व रूप में होंगे, या पच्यमान रूप में होंगे। ठीक है, समझ में आई बात यहाँ तक? जी बॉस। जी बॉस। अब देखो फिर कह रहा है कि अब आम के लक्षण है। ये देखो श्लोक नंबर 7 में होगा आम के लक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट। आम के, पच्यमान के और पक्वशोफ के बहुत इंपॉर्टेंट। हर पीजी एग्जाम में या ये पीजी एग्जाम में और जो है और भी जितने भी एग्जाम है रिलेटेड, इसमें सोफ से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो इनके लक्षणों से युक्त जरूर एक क्वेश्चन बनता है ना। अगर सोफ से उठाया तो इनके लक्षणों को आम, पच्यमान और पक्व जरूर उठाए। अभी जो देखो कुछ दिन पहले का अपने यहाँ सेमिनार हुआ था, उसमें जो एस.सी. वासड़े सर थे, उन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया इसी को, है ना, आम को, पच्यमान को, पक्व को। जलौका पे उन्होंने दिया था, पता नहीं तुम लोग जुड़े कि नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया उन्होंने एक्सप्लेन किया। अब देखो तत्र, अब कह रहा है ये आम के, ये लिख लेना है ना। ये आगे चाहो तो इसके, ये श्लोक के आगे यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ आगे जो है जगह खाली होगी, यहाँ पे अपना तुम लोग लिख लो। क्या लिखोगे? आम का लक्षण, है ना, आम सोफ के लक्षण क्या होंगे? मंद उष्मता, मंद उष्मता, उष्मा मंद हो, है ना, बहुत ज्यादा उसमें हीट नहीं होगी, है ना। त्वक, त्वक सवर्णता, बहुत इंपॉर्टेंट, त्वक सवर्णता, त्वचा के समान ही होगा, उसका डिस्कलरेशन नहीं होगा। त्वक सवर्णता, त्वक वर्ण के समान होगा। शीत सोखता, थोड़ा ठंडापन रहेगा, क्योंकि मंद उष्मता है तो शीत सोखता ही होगा। स्थैर्य, स्थित रहेगा, ठीक है, भारी रहेगा तो स्थित ही रहेगा। आम का मतलब भारी एक तरह से लक्षण युक्त वाला। मंद वेदना, आप देखिए, आप मुझे तीनों पॉइंट एकदम ध्यान से बताना, ठीक है। अभी क्या था कि मंद अनुसारी था, मंद अनुसारी किसमें था? कफज सोफ में, है ना, मंद अनुसारी। यहाँ मंद वेदना है ना, मंद वेदना किसमें होगी? आम के लक्षण में, आम वाले में होगी, है ना। तो मंद वेदना, अल्प सोफता, ये भी ध्यान रखना। त्वक सवर्ण शीत सोफता, स्थैर्य, मंद वेदना, अल्प सोफता, ये याद रहेगा एकदम। ये आम लक्षण लिखा है, तस्य आम लक्षण उत्कृष्टम, है ना। तो ये आम के लक्षण, तो आम के लक्षण एकदम 4 अक्षर के, मंद उष्णता, त्वक सवर्ण, कुछ याद ना रहे, त्वक सवर्ण जरूर याद होना चाहिए, शीत सोफता याद होना चाहिए, मंद वेदना याद होनी चाहिए, और अल्प सोफता। शीत है, अल्प है, मंद उष्ण है और मंद वेदना है, ठीक। नेक्स्ट, अब देखो, अभी इस शब्द, ये देखो नेक्स्ट स्क्रीन पे लिखा होगा, यहाँ पे तुम लोग आगे लिखो, यहाँ पे लिख लो पच्यमान सोफ, हेडिंग बना दो इसकी, है ना, पच्यमान सोफ, है ना। समझ पा रहे हो कि नहीं? किताब खोले रहो और स्क्रीन पे भी देखते रहो। तो यहाँ पच्यमान सोफ लिख दो, आगे लिख दो। देखो अब बहुत ध्यान से देखो, सूचिरिवेव निस्तुत्यते तस्य इति पिपीलिका, सूचिरिवेव निस्तुत्य, सूची के समान वेदना, है ना। क्वेश्चन पूछा जाता है, सूची के समान वेदना किसमें होती है? तो पच्यमान, है ना। पिपीलिका भी दस्यते, देखो लिखा दस्यत यू पिपीलिका भी,
यानी पिपीलिका के दंश डसने के समान पीड़ा किसमें होती है? पित्तज में, अरे पित्तज में नहीं, पच्यमान। पच्यमान से। पच्यमान। आगे आगे पित्तज भी है कई जगह, वो मैं बाद में बताऊंगा। पर यहाँ फिर यहाँ फिलहाल याद रखो कि पच्यमान में पिपीलिका है ना, पिपीलिका दस लिखा, दस्यत इव पिपीलिका की, फिर लिखा सूची के समान पिपीलिका, ये सब काटने के समान। फिर लिखा है यू छीट देते यू शस्त्रेण भिद्यति यो शक्ति, है ना, शक्ति भी। अब शस्त्र के समान छेदन के समान, शस्त्र के समान भेदन के समान, है ना, इस तरह की पीड़ा, है ना। तो ये तुम्हें याद रखना है। और फिर लिखा है पाड़े पीड़ियते यू पाड़ीना, है ना। हाँ, फिर उसके बाद लिखा है कि दंडेन, कोई लाठी डंडे से मार रहा है इस तरह से, है ना। तो ये शक्ति शस्त्र के भेदन के समान, डंडे या लकड़ी से पीटे जाने के समान, हाथ से दबाए जाने के समान, है ना। पीड़ियत शब्द आया होगा उसमें, पीड़ियत। जी बॉस। हाँ, पीड़ियत। ये पाड़ीना मतलब कि अंगुलियों के द्वारा मले जाने के समान, है ना। पाड़ीना अंगुलियां लिखा है, अंगुलियां यानी अंगुलियों के द्वारा मले जाने के समान। फिर लिखा दयते पच्यते इव अग्नि क्षाराभ्याम, इव अग्नि क्षाराभ्याम, है ना। यानी अग्नि और क्षार, इससे जलाने के समान एक तरह से पीड़ा हो, है ना। और क्या होता है, ओस चोस परिदाह, याद रखना, ओस चोस परिदाह भी बताया था। तो कुल मिला के सूची वाला ये सारी चीजें तुम्हें पित्तज में मतलब इस समय पक रहा है। पच्यमान का मतलब पकने वाला, है ना, पकने की प्रोसेस चल रही है उसमें। तो थोड़ा हीट होगा, ओस होगा, चोस होगा, पेन होगा। पेन इस तरह से होगा जैसे कोई सुई चुबा रहा है, या जैसे कोई चींटी काट रही है ना, जैसे कोई शस्त्र से छेदन कर रहा है या भेदन कर रहा है या डंडे से मार रहा है। ये सब एक तरह से सारे भयंकर लक्षण एक तरह से इसमें होंगे। और उससे भी भयंकर आगे चल के वृश्चिक विद्ध शब्द देख रहे हैं, वृश्चिक विद्ध मिल रहा है कि नहीं? हाँ बॉस। हाँ, श्लोक में देखो वृश्चिक विद्ध। और एक क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड, वृश्चिक दंशवत पीड़ा किसमें होती है? उसमें बॉस आम बात में। आम बात में। तो दो चीज याद रखना, आम बात में और पच्यमान सोफ में। सूफ। हाँ, हिंदी पढ़ लोगे तो वृश्चिक के दंश के समान पीड़ा अगर की बात की जाए तो एक तो आम वात में है और एक यहाँ है। पर आम वात का बढ़िया एक्सप्लेनेशन किसने किया है? माधव। माधव निदान, ना। तो यहाँ पे सुश्रुत, तो क्वेश्चन पूछा जाए सुश्रुत ने वृश्चिक विद्ध के समान पीड़ा कहाँ बताई है? तो कौन से सूप में? पच्यमान सूप। पच्यमान। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज लिखा है, कह रहा है अस्थान आसन शयनेषु न शांति उपजती, यानी किसी भी स्थान पे वो आदमी लेटा रहे तो या बैठा रहे किसी भी प्रकार की, उसको शांति नहीं मिलती। किसमें? पच्यमान। पच्यमान सूफ। हाँ, इसी तरह का लक्षण स्थान आसन ये इसी तरह का लक्षण आगे मैं और भी बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम, है ना। ये एकदम याद रखना, स्थान आसन एषु न शांति, है ना, न शांति को कहती। फिर आधमात, आधमात बस्ती रिवाता, है ना, यानी कि फूली हुई जो मशक की तरह तना हुआ सा सूत होता है, एकदम आदमान टाइप का होता है ना। और फिर कह रहा है कि आगे चल के त्वक वैवर्ण, अभी देखो मैंने बताया था त्वक सवर्ण, त्वक सवर्ण बताया था आम 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 के लक्षण में या आम सूफ के लक्षण में। अभी इसमें क्या है? त्वक वैवर्ण, है ना, ठीक है। अभी उसमें बताया था कि अल्प सोफ था और इसमें बता रहा है सोफ अभिवृद्धि, सोफ की वृद्धि होती है तो सोफ बढ़ेगा, ज्वर होगा, दाह होगा, पिपासा होगा। और उससे बहुत इंपॉर्टेंट जो आईए पीजीटी के लिए बहुत बहुत
पूछता है भक्त अरुचि, है ना, भक्त अरुचि, भक्त मतलब खाने, है ना, खाना। खाने की, अरुचि खाने में अरुचि, याद रखना खाने में अरुचि। अरे इतना सूची के समान, वृश्चिक के समान सब काट पीट रहा है, उसको इस तरह का लक्षण है तो खाने में अरुचि तो होगी। ऐसा भी तो नहीं कहेगा कि हाँ मुझे भूख लगी है, ऐसा भी नहीं कहेगा। जी बॉस। हाँ, वो ये बेचारा परेशान है ना। तो 3-4 शब्द इसमें बहुत इंपॉर्टेंट। पहला सूची रिव्यू एकदम याद करे रहना। तीसरा दस्यते युग पिलिका, दूसरा पॉइंट। तीसरा दहते पच्यते इव क्षार अग्नि, अग्नि या क्षाराभ्याम लिखा है, ये याद रखना। चौथा पॉइंट वृश्चिक विद, हाईलाइट करते रहो। फिर स्थान आसन एसु न शांति उपैति, ये पॉइंट। फिर आगमात बस्तीरी वार्ता, ये। फिर त्वक वैवड, फिर भक्त अरुचि, याद हो जाएगा। समझ में आई बात? जी बॉस। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट पक्वसोफ। अब आम का बता दिया, पच्यमान का बता दिया, अब पक्वसोफ क्या है? वेदना उपशांति। अभी उसमें अल्प वेदना थी, इसमें दूरी पर बहुत सी तरह की वेदना होगी, है ना। अब कह रहा वेदना उपशांति, सब दुनिया को उसकी इंटरनल एक्टिविटी सारा हो गया। तो हेलो, जी बॉस। हाँ, तो अभी कह रहा वेदना उपशांति, वेदना की शांति हो जाती है। पांडुता अल्पसोफता, पॉइंट याद रखना, अल्पसोफता। अब बताओ किसमें किसमें है? आम सोफ नहीं में और बॉस, पच्यमान सोफ में, पच्यमान सोफ। कौन पच्यमान बोल रहा है? पच्यमान में नहीं है, आम तो सोफ सोफ था और बॉस। पक्वसोफ। पक्वसोफ में। हाँ ठीक है, तो ये जी पक्वसोफ, बॉस। इसके आगे लिख लो पक्वसोफ, है ना। उसके आगे लिखे थे तुम आम सोफ, या उसके सेकंड वाला था उसके आगे लिखा था पच्यमान सोफ, अभी इसके आगे लिख लो पक्वसोफ, ठीक है। तो इसमें वेदना और शांति होगी, पांडुता होगा, याद रखना। पांडुता दोष के अनुसार किसमें है? या तो कफ कफ में, श्लेष ठीक में है। सोफ। हाँ श्लेष में सोफ। अल्पसोफता, अब देखो बहुत बलि प्रादुर्भाव, बलि प्रादुर्भाव यानी झुर्रियां, थोड़ा रिंकल्स टाइप का, थोड़ा पपड़ी टाइप की उस पे जमने लगती है, बलि प्रादुर्भाव, है ना। त्वक परिपूटन, थोड़ा उसमें स्किन में दरारें आ जाती, चटक जाती है ना, तो आदमी कहता है अब तुम्हारा थोड़ा सा पकने लगा। फिर कह रहा है कि अंगुली से दबाने पर त्वचा मांस में गड्ढा पड़ने लगता है। देखो निम्न दर्शन अंगुलियां औपीड़िते, देखा है, निम्न दर्शन जी बॉस। अंगुलियां औपीड़िते, यानी जब आप उसको थोड़ा सा दबाएंगे तो अंगुली से वो उसमें थोड़ा गड्ढा पड़ जाएगा। इसका मतलब है कि वो अब पक्व हो गया है, अब उसको आप एक एक्सीजन जो आपको करना हो कर सकते हैं, है ना। फिर लिखा है बस्ताव विबोधक, प्रपीड्य मानव पीड़ित, ये सब लिखा है। यानी कि आप उसमें आप क्या करेंगे, जो बस्ती है, बस्ती में जिसमें पानी भरा है उस तरह का पूरी उसमें संचरण होता है। एक हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो, कुछ फ्लूइड थ्रिल टाइप का, परपीड्य एक एकम लिखा, अंतमंते, मिल रहा है कि नहीं? परपीड्य एक अंतमंते, यानी एक अंत से दूसरे अंत तक, फ्लूइड थ्रिल टाइप का, है ना। एक तरफ से आप कुछ थ्रिल करेंगे, ऐसा पस उसमें बन गया पूरी तरह से, ये फ्लूइड थ्रिल, वाव पीड़ित जैसा आप बताएंगे। फिर मुहु मुहुस्तोद, कंडू, हाँ कंडू उन्नता, फिर व्याधि उपद्रव। मुहुर मुहुर तोद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, मुहुर मुहुर, अगर तोद बार बार होगा थोड़ा इरिटेशन होता है ना, आदमी खुरच देता है, उंगली उंगली लगा के उसको भगवाने की कोशिश करता है ना, तो इस तरह से बार बार। हाँ मुहुर मुहुर तोद, तोद मतलब होता है सुई चुभने की पीड़ा, है ना, सुई चुभने के समान। कंडू होगा, किंग पेन। हाँ हाँ हाँ,
और उसके बाद शुभ में अच्छा उपद्रव की शांति होती है, व्याधेर उपद्रव शांति लिखा है, व्याधेर उपद्रव शांति, दुनिया भर के मतलब उपद्रव, शांति। हाँ उपद्रव स्वरूप दुनिया भर के उसमें हो रहे थे। क्या हो रहे थे? सूप बढ़ जा रहा था, ज्वर हो जा रहा था, दाह हो जा रहा था, पिपासा हो जा रही थी, है ना, भक्त अरुचि थी, है ना, वो सब नहीं। अब थोड़ा शांति हो जाएगा तो क्या होगा? भक्त अभिकांक्षा, बहुत इम्पोर्टेंट है, भक्त अभिकांक्षा। अभी तुमको बताया था भक्त अरुचि, किसमें था? पश्चिम। रुचि, पश्चिमान सोप। पश्चिमान सोप। अब यहाँ भक्त अभिकांक्षा यानी खाने की थोड़ी थोड़ी इच्छा आएगी, है ना, भक्त अभिकांक्षा। ठीक है, तो कह रहा है पक्व लिंगम, यही बता रहा है, ये पक्व के लक्षण है, इसके लक्षण है पक्व। पक्व सोप। ठीक है, तो मुझे अब जो है कल तुम लोग पूरा जो है इसमें वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, आगंतुज, आम, पचमान और पक्व, इन तीनों के जो है श्लोक बढ़िया से याद करके कंठस्थ करके, क्योंकि है ना अल्प वेदना, अल्प सोफता है ना, अल्प सोफता कहाँ कहाँ है? दो जगह बस, आम में और पक्को में, आम सोप, पक्को सोप, आम और पक्व, आम पक्को। ठीक है, याद रहना चाहिए, है ना। फिर कह रहेगा भक्त अभिकांक्षा बहुत पूछा जाता है, ये पीजीटी में भी कई बार पूछा है, भक्त पक्व सोप अभिकांक्षा, में बस पक्व सोप, है ना, पक्व सोप, या उपद्रव की शांति, यादेर उपद्रव शांति, है ना, मुहुर मुहुर तोद, जो इसमें सबसे ज्यादा पूछा है, हाँ जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो 3 शब्द याद कर लो, जो कि एकदम एग्जाम में हमेशा इसमें याद रहेंगे। कौन कौन से 3 शब्द? अल्पसोपता बलि प्रादुर्भाव, याद रहेगा, निम्न निम्न दर्शन अमूल्य और पीढ़ी थी, निम्न दर्शन अमूल्य और बस्ताव विबोधक, है ना, बस्ताव विबोधक, हाँ शरणम, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस्ताव विबोधक शरणम, पकड़ नहीं पाते, कोई आइडिया नहीं लग पाता है कि कैसे है ना? पर ये समझो कि बस्ताव मतलब बस्ती से रिलेटेड है, यानी उस बस्ती में जो पानी जब भर जाता है तो आदमी पानी की तरफ कुएं का संचरण होता है, संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर फ्रीली मूवेबल है ना, तो बस्ताव विमोदक, ये ऐसा कब होगा? जब पक जाएगा, पस एकदम बहने वाला हो तभी तो होगा, है ना, तो इसलिए बस्ताव विबोधक मरणम एकदम याद रहना चाहिए। मुहुर मुहुर तोद, ये मत समझ लेना 90% लोग मुहुर मुहुर तोद को पश्चिमान में लगा देते हैं, है ना, मुहुर मुहुर तोद पश्चिमान में नहीं है, किसमें है? पक्व सोप, ठीक है, जी बस, तो ये याद रहेगा, जी बस। जी बस। तो इसको जो है बढ़िया से ना